नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, स्वराज पार्टी। ठीक है, आप जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है और वो आपका एक बहुत बड़ी पार्टी थी आपका, जिस समय स्वतंत्रता के अलग अलग आंदोलन चल रहे थे। महात्मा गांधी जैसे नेता, ठीक है, लाला लाजपत राय, ये सब आपका शुरुआत में अगर बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे। ठीक है, अब इसमें कुछ लोगों ने आपका एक अनंत पार्टी बनाई थी जिसमें उनका प्रोविज़न था, या फिर अगर माना जाए कि उनका जो उद्देश्य था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य से थोड़ा अलग था। इसलिए उन्होंने एक नई पार्टी बनाने की सोची और जिसका नाम उन्होंने रखा स्वराज पार्टी। तो आज हम स्वराज पार्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा स्वराज पार्टी के बनने का। आप जानते हो कि चौरी चौरा जब आपका कांड हुआ, ठीक है, उसमें असहयोग आंदोलन चल रहा था। लेकिन जब चौरी चौरा आपका घटना हुई तो गांधी जी ने दुखी हुआ करके असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया 1922 में। लेकिन कुछ लोग इससे असहमत थे। कांग्रेस के कई ऐसे लीडर थे जो कि उनका मानना था कि ये जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए था। इसीलिए कुछ आंदोलन आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, जैसे राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए, सरदार पटेल की बात किया जाए, सी राजगोपालाचारी की बात किया जाए, तो ये आपका नो चेंजर पार्टी के आदमी थे। ठीक है, इसी तरीके से कुछ प्रो चेंजर भी थे। अभी मैं नो चेंजर और प्रो चेंजर के बारे में भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आप बता असहयोग आंदोलन वगैरह क्यों किया गया था आखिर? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया था और उसी समय रॉलेट एक्ट भी पास हुआ था, जिसके वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन आपका 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उसके बाद महात्मा गांधी ने इसको बंद कर दिया था। अब इसमें क्या होता है कि जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उस समय 1919 में जब लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया तो उसमें कुछ लोगों का मत था कि अब हम भारतीयों को जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो आपका संतोषजनक है। लेकिन कुछ अन्य कांग्रेस के नेताओं का ये मानना था कि अभी भी भारतीयों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। जो चाहते थे कि कोई भी मतलब अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आपका ठीक ठाक बन गई है, उनको माना जाता था नो चेंजर। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे भी लोग थे जिनका मानना था कि अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है, उनको बोलते थे प्रो चेंजर। मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बड़ा बदलाव देखना चाहते थे उनको प्रो चेंजर के नाम से जानते थे। इसमें से कुछ लोग थे जैसे CR दास थे, मोतीलाल नेहरू की बात मैं कर रहा हूँ, श्रीनिवास अयंगर शामिल थे। ये कुछ ऐसे नेता थे जिनका मानना था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। यही वजह रही कि 1922 में जब गया सेशन, कांग्रेस का गया सेशन हुआ तो उसमें CR दास जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर किया गया था, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो एक सदस्य थे। ठीक है, और वो आपका कुछ अगर बात किया जाए तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने वाले बदलाव, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो कि आपका उसमें एक नियम कायदा था कि अगर कोई भी आंदोलन हम करेंगे तो पहले हम कांग्रेस की कमेटी में उसको पेश करेंगे। अगर सब लोग उसको मान लेते हैं तभी जाकर के उसका आंदोलन की शुरुआत होगी। वही काम CR दास करना चाहते थे। CR दास का मानना था कि हम एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने विचार रखेंगे, तो वो करना चाहते थे लेकिन उसको कांग्रेस कमेटी ने पास नहीं किया। इसी वजह से दास व कुछ अन्य कांग्रेसियों ने मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे हुई और ये कांग्रेस से कैसे अलग होकर के एक नई पार्टी के रूप में जन्म लिया। उनका मानना था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी है आपका अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, उसमें जितना हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, जितना भारतीयों को अधिकार चाहिए, उतना हमारे पास नहीं है। अब CR दास जो थे वो आपका बात किया जाए स्वराज पार्टी की तो उसके प्रेसिडेंट बने। मोतीलाल नेहरू आपका सेक्रेटरी बन गए थे स्वराज पार्टी के। NC केलकर, हुसैन शहीद, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी नेता थे जो कि स्वराज पार्टी में शामिल थे। अब हम स्वराज पार्टी के लक्ष्य को समझते हैं। अब देखिए टू द पॉइंट आप पढ़ोगे तो आपको सारी बातें फटाफट क्लियर होंगी। अब लक्ष्य की बात किया जाए तो कांग्रेस स्वराज पार्टी या कांग्रेस मतलब स्वराज पार्टी के नाम से इसको जाना जाता था। स्वराज पार्टी को कभी कभी कांग्रेस स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो लीडर थे वो आपका स्वराज पार्टी वाले वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही होकर आए थे। अब जो ये लोग थे ये आपका डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। मतलब उनका मानना था कि भारत एक डोमिनियन स्टेटस वाला राज्य बने, इनका ये मानना था। संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए, ये स्वराज पार्टी का मानना था। अभी आश्चर्य होगा आपको कि जब 1942 में आपका जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद आपका जो अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें आप देखिएगा कि साइमन कमीशन जो आपका भारत आया था तो उसमें भी यही बात कही गई थी। उसमें भी आपका कांग्रेस पार्टी ने वही मुद्दे उठाए जो कि स्वराज पार्टी ने 6 साल पहले उठाए थे। मतलब 1922 में जब स्वराज पार्टी बनी थी तो उसके जो उद्देश्य थे वही उसी उद्देश्य को 6 साल बाद 1928 में आपका कांग्रेस पार्टी साइमन कमीशन के सामने उठाती है। तो कहीं ना कहीं माना जाए तो स्वराज पार्टी के जो बयान थे वो ठीक थे। उनका मानना था कि संविधान बनाने का अधिकार हम भारतीयों को दिया जाना चाहिए।
अब जो कंट्रोल है वो आपका ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलाया जाना चाहिए। मतलब कि जो आपका जैसे कि जनरल चलाते हैं या फिर अलग अलग स्टेट में जो राजा रहते थे, मतलब उस ज़माने में भी क्या होता था कि अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने वाले जो राजा थे, कुछ मतलब आपका प्रिंसली स्टेट भी पाए जाते थे देश में। लेकिन इनका मानना था कि पूरे देश में ब्यूरोक्रेसी का शासन होना चाहिए, मतलब जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वही आपका पूरा देश को चलाएंगे। ऐसा स्वराज पार्टी का मानना था। फुल प्रांतीय ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब कि जो प्रदेश सरकार है उनको अपने अधिकार के बारे में उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको कार्यों के बारे में स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर बात के लिए वो आपका सेंटर से ना पूछें, ठीक है। तो ऐसा उनका मानना था। वायसराय से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, गवर्नर जनरल से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा इनका मानना था। अब स्वराज प्राप्त करना, स्वराज पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य यह भी था कि हमें स्वराज मिले, लोगों की सरकार तक पहुँच हो। कहने का मतलब है कि आम आदमी भी लोगों तक अपनी बात रख सके, मतलब कि आम आदमी भी सरकार तक अपनी बात रख सके, लोग अपनी बात अपने द्वारा चुने गए नेता के माध्यम से सरकार तक रख सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए। एग्रीकल्चर वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें लेबर का गठन किया जाए। कहने का मतलब है कि लेबर लॉ का गठन किया जाए। वहाँ क्या होता था कि बधुआ मजदूर होते थे, जो लेबर वर्ग था उसका शोषण बहुत ज़्यादा होता था, 10-10 घंटे 15-15 घंटे काम कराए जाते थे। इन सभी बातों से छुटकारा मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। लोकल व म्यूनिसिपल बॉडी का कंट्रोल हो, मतलब कि वो लोग शासन करें, ठीक है। जैसे कि आज के डेट में अगर बात किया जाए तो जिला स्तर पे बात किया जाए, ग्राम स्तर पे बात किया जाए, पंचायती राज आने के बाद, तो ठीक उसी तरह की व्यवस्था की मांग जो है वो आपका स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। विदेश नीति हेतु एक अन्य संस्था बनाई जाए, मतलब कि विदेश नीति जो है वो आपका उसके लिए, जैसे आज के डेट में आपका फॉरेन मिनिस्ट्री अलग होती है, विदेश मंत्रालय अलग होता है, ठीक उसी तरीके से वो विदेश नीति के लिए एक अन्य संस्था बनाने की मांग करते थे। एशियन देशों के साथ व्यापारिक संगठन हमारा चले, ऐसा उनका मानना था। जितने भी एशिया के देश हैं उसमें भारत भी अपना व्यापारिक जो कंट्रोल है, व्यापारिक संगठन है, उसको बनाने की उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो। स्वराज पार्टी के उद्देश्य बहुत ठीक ठाक थे। कांग्रेस के कलात्मक कार्यक्रमों में भाग लेना, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से अगर हम अलग हो गए हैं तो हम कांग्रेस के किसी बात का सहयोग नहीं करेंगे। उनका मानना था कि यदि कांग्रेस कोई अच्छे कदम उठाती है, कोई बढ़िया आंदोलन करती है, कोई अच्छा कार्यक्रम करती है तो हम उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये सफल हुआ कि नहीं हुआ, स्वराज पार्टी का क्या हुआ। अब समझते हैं कि स्वराज पार्टी का महत्व क्या है। तो स्वराज पार्टी का जो महत्व अगर समझते हैं तो उसमें गांधी जो है आपका प्रो चेंजर और नो चेंजर दोनों को एक साथ मिला करके गवर्नमेंट रिफॉर्म करना चाहते थे, ठीक है। गांधी क्या चाहते थे, उनका मानना था कि जो प्रो चेंजर हैं और आपका नो चेंजर है दोनों बैठ के बात करें, अब वो लोग जो फैसला लें वो आपका गवर्नमेंट रिफॉर्म जो है वो आपका सरकार को पेश किया जाए। स्वराज समूह का एक अलग व्यवस्था कांग्रेस में तय किया गया। मतलब महात्मा गांधी ने क्या कहा कि आप ऐसा करो, स्वराज पार्टी वाले सब लोग इधर आओ, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको स्वराज पार्टी जो है आपका कांग्रेस में ही एक ऐसी व्यवस्था करता हूँ जिसमें आप अपनी बात को कांग्रेस के अंदर रहकर ही आप रख सकते हो। इसीलिए कभी कभी इसको कांग्रेस स्वराज पार्टी भी के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि स्वराज पार्टी जो है उसको 42/104, मतलब उनको सेंटर लेजिस्लेटिव में 1923 में स्वराज पार्टी की अगर बात किया जाए तो 104 में से 42 सदस्य केवल स्वराज पार्टी के बने, ठीक है। और पार्टी का प्रोग्राम जो है वो आपका गवर्नमेंट को रोकने का था। मतलब जो स्वराज पार्टी का उद्देश्य था, उनका मानना था कि हम हर प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाएगा उसको हम रोकेंगे, ठीक है। वे हर मुद्दे पर डेडलॉक लगाना चाहते थे। सभी सरकारी कार्यों का बायकॉट करना स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। वे अपनी बात लेजिस्लेटिव असेंबली में रखने लगे, ठीक है। अब मैंने जैसा बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात किया जाए तो 1923 की अगर बात किया जाए तो उस समय 42, मतलब अगर 104 सदस्य की बात करूँ तो उसमें से 42 सदस्य मात्र स्वराज पार्टी के थे। ये एक बड़ी संख्या थी, ठीक है। और इसके बाद हम समझते हैं कि स्वराज पार्टी के अचीवमेंट क्या रहे थे। अब इसमें विट्ठल भाई पटेल जो थे वो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 1925 में अध्यक्ष बनाए गए। ये एक भारतीय के लिए बड़ी बात थी, ऐसा पहली बार हुआ था। कई बार गवर्नमेंट के खिलाफ वोटिंग भी की जाती थी आपका स्वराज पार्टी के द्वारा। पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 जो था उसको ख़त्म करने में स्वराज पार्टी का एक बड़ा हाथ था, क्योंकि अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो अगर जैसे मान लीजिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, किसी भी संविधान को पास होने के लिए एक अलग अलग मेजॉरिटी की व्यवस्था होती है। जैसे कुछ सामान्य मेजॉरिटी होती है, कुछ आपका पावरफुल मेजॉरिटी होती है। तो अगर मान लीजिए 2/3 चाहिए, 42 सदस्य आपके हैं, तो आप तो उसको पास करने ही नहीं दोगे। तो ऐसा ही हुआ था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के समय में, पब्लिक सेफ्टी बिल के समय में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अगर बात किया जाए तो उसने कुछ सुधार किए थे, उसकी कमियों को उजागर करने का काम भी स्वराज पार्टी ने ही किया था। मतलब ये स्वराज पार्टी की सफलताओं की बात मैं कर रहा हूँ। स्वराज पर असेंबली में जो भाषण दिया गया, ठीक है, वह भी आपका स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया। जैसे कि आज के डेट में संसद होती है तो लोकसभा का अगर मान लीजिए कार्यकाल चल रहा है, उसी समय कोई भी आदमी आपका ऐसा मुद्दा उठाए जो कि लोक हित में हो, देश हित में हो, उसी तरह का काम स्वराज पार्टी ने उस समय किया था। ये एक बड़ी बात थी। अब समझते हैं कि स्वराज पार्टी के ड्रॉबैक क्या थे।
स्वराज पार्टी इतना सफल क्यों नहीं हो पाई? वे बाहर हो रहे थे, बड़े आंदोलन और काउंसिल के बीच सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। अब यहाँ पे समझिएगा कि स्वराज पार्टी के जो लोग चुन करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गए थे, वो आपका जो स्वराज पार्टी के अन्य सदस्य थे उनके साथ जो कोलैबोरेशन करना चाहिए, जो सामंजस्य बैठाना चाहिए, वो उनके पास नहीं था। कहने का मतलब आपको अगर चुन करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा गया है तो केवल इसलिए भेजा गया है ताकि आप हमारे अधिकारों को उनके सामने रख सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, जो वहाँ चले गए थे वो थोड़ा निष्क्रिय पड़ गए थे। आउटसाइड लोगों तक मात्र पत्र के द्वारा ही सूचना प्राप्त की जाती थी। मतलब कि जो अंदर के लोग थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले थे, वो खुद आकर के लोगों के बीच संवाद नहीं करते थे, बल्कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही उनको जानकारी मिलती थी। कुछ तो ब्रिटिश पावर का विरोध तक करना भूल गए थे। मतलब होता है ना कि पावर आने के बाद आदमी भूल जाता है कि हमारा जड़ क्या था। ऐसा आज के डेट में भी कई नेताओं के साथ होता है। तो ठीक वही काम उस समय भी हुआ कि बातें तो बड़ी बड़ी की गई, लेकिन जब आपका चुनाव के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य चुन लिए गए तो वो भूल गए कि हमें किस काम के लिए भेजा गया है। हमें अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए भेजा गया है। हमें पावर को, जो अंग्रेजी पावर है, जो विदेशी संस्था है, ब्रिटिश संस्था है, उसका हमें विरोध करना है। वो सारी बातें वो भूल चुके थे। अगर बात किया जाए स्किन कमीशन का, जो अगर सदस्य की बात किया जाए तो मोतीलाल नेहरू को स्किन कमीशन का सदस्य भी बनाया गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी का सदस्य रामस्वामी अयंगर को बनाया गया। कहने का मतलब है कि अन्य, जैसे आप जानते हो कि अलग अलग कमेटी बनती है, आज भी बनती है, तो अलग अलग कमेटी में अन्य अलग अलग सांसदों को मिल करके एक कमेटी बनानी होती है। तो उस समय जो भी कमेटी बनती थी उसमें कुछ भारतीय भी शामिल होते थे। तो वही मैं बात कर रहा हूँ। कभी आपसे पूछ सकता है कि स्किन कमेटी में कौन सा भारतीय सदस्य शामिल था, तो स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू आपका स्किन कमीशन में शामिल थे। पब्लिक अकाउंट कमीशन कमेटी में अगर बात किया जाए तो रामास्वामी अयंगर जो थे वो आपका शामिल थे। CR दास जो है आपका 1925 में उनका निधन हो गया था। अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से हम बात कर सकते हैं कि स्वराज पार्टी सफल नहीं हुई। तो इनके संस्थापक जो CR दास साहब थे उनका निधन 1925 में हो गया था। इसी वजह से जो आपका मुख्य उनका कामकाज था वो थोड़ा ढीला पड़ गया था। कुछ देर बाद क्या हुआ कि स्वराज पार्टी दो पार्ट में डिवाइड होने लगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आपका CR दास का निधन होता है तो स्वराज पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक आपका रिस्पॉन्सिविस्ट हो गए और दूसरा आपका नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट हो गए। रिस्पॉन्सिविस्ट वो लोग थे जो गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग थे जो गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन नहीं करना चाहते थे। जैसे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, केलकर गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन करना चाहते थे। उनका मानना था कि हमें गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन करना चाहिए, गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है। जबकि मोतीलाल नेहरू का मानना था कि 1926 में वो बाहर हो गए लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और उनका मानना था कि हमें स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करने का नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसमें हमें अड़ंगा लगाना था, उसमें उनको हमें काम नहीं करने देने का था। तो ये जो है आपका दो पार्ट में स्वराज पार्टी, उनका विचारधारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। 1926 का जब पार्टी का चुनाव हुआ तो उसमें ये लोग अच्छा नहीं कर पाए। किसानों का अगर साथ देने की बात करें तो वो असफल रहे। इन्होंने न किसानों के साथ संवाद किया, न ही ये किसानों का साथ ले पाने में सक्षम रहे। मतलब कुल मिलाकर के 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनका दोबारा विलय हो गया। तो ये रही आपकी स्वराज पार्टी की पूरी व्यवस्था, और कैसे ये आपका बनी, कैसे ये बिगड़ी, इसकी सफलताएं क्या क्या थी, ठीक है, इसकी पहुंच क्या क्या थी उस ज़माने में, और उन्होंने क्या प्रोविज़न अंग्रेजों के सामने अधिकार रखे, अपने अधिकारों की मांग की, वो सारी बातें हमने डिस्कस की। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।